Hello everyone and welcome back to the English Hour. So today what we are going to discuss? We are going to discuss a beautiful sonnet which is named as One Day I Wrote Her Name Upon the Strand. It is sonnet number 75 from Edmund Spenser's Emerity. एमरेटी जो है वो एक सॉनेट्स का कलेक्शन है जिसमें टोटल 89 सॉनेट्स है जिसको लिखा है एडमंड स्पेंसर ने। और एडमंड स्पेंसर ने ये पूरा का पूरा सॉनेट्स का कलेक्शन जिसका नाम है एमरेटी वो अपनी बिलवड वाइफ एलिजाबेथ बॉयल के लिए डेडिकेट किया है। आगे बढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा एडमंड स्पेंसर के बारे में जान लेते हैं। एडमंड स्पेंसर का बर्थ हुआ था अराउंड 1552। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ किसी को पता नहीं है, सो जस्ट इनका ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, दैट इज़ 1552। एंड उनकी डेथ हुई थी जनवरी 13, 1599 में लंदन में। अगर एडमंड स्पेंसर के नोटेबल वर्क्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है द फेरी क्वीन जिसको लिखा था 1590 के अराउंड, एमरेटी जिसका एक सॉनेट नंबर 75 जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंड एपिथैलेमियन और प्रोथैलेमियन। एडमंड स्पेंसर एलिजाबेथन एरा से बिलोंग करते थे। एंड अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि स्पेंसर ने एक डिस्टिंक्टिव स्टैंजा फॉर्म इन्वेंट किया था जिसको आज हम लोग स्पेंसेरियन स्टैंजा के नाम से जानते हैं। और स्पेंसेरियन स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 9 लाइंस जिसमें कि 8 लाइंस जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है और उसके बाद में एक सिंगल लाइन होती है, तो इसको हम लोग स्पेंसेरियन स्टैंजा भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉनेट नंबर 75 जिसका नाम है वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड। ओके, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि ये जो नाम रहते हैं सॉनेट्स को या फिर किसी भी पोम्स को जो नाम देते हैं वो बाद में क्रिटिक्स के थ्रू दिए जाते हैं, जो एक्चुअल पोएट है वो नहीं देते हैं, करेक्ट। तो ये जो एक सॉनेट्स का कलेक्शन है जिसका नाम है एमरेटी, उसको सॉनेट्स के नंबर से पहचाना जाता है, लेकिन बाद में क्रिटिक्स ने इसको, जैसा इसके फर्स्ट लाइन आप देखिए जो बोल रहे हैं वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड, इसको ये नाम दे दिया, करेक्ट। तो उसका जो नंबर है उससे जानते हैं बेसिकली। तो इस सॉनेट का नंबर है सॉनेट नंबर 75। सो लेट अस स्टार्ट। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड बट केम द वेव्स एंड वॉश्ड इट अवे. Again I wrote it with a second hand, but came the tide and made my pains his prey. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एडमंड कहते हैं कि एक दिन उसका नाम मैंने स्ट्रैंड पे लिखा। अब उसका किसका मतलब एलिजाबेथ बॉयल का, क्योंकि एमरेटी कंप्लीटली एलिजाबेथ बॉयल को डेडिकेटेड है। तो एक दिन मैंने उसका नाम स्ट्रैंड पे लिखा। स्ट्रैंड मतलब हेयर स्ट्रैंड या किसी धागे का स्ट्रैंड नहीं, स्ट्रैंड मतलब बीच का किनारा जहाँ पे लहरें आती है। सो एक दिन मैंने उसका नाम किनारे पे लिखा, लेकिन वेव्स आई और उसको धुला के लेके गई। अगेन आई रोट इट विद अ सेकेंड हैंड, मैंने फिर से उसका नाम लिखा। सेकेंड हैंड मतलब फिर से दोबारा से उसका नाम लिखा। बट केम द टाइड एंड मेड माई पेन्स हिज प्रे, लेकिन फिर से एक बड़ी सी लहर आई और फिर से वो नाम मिटा के चली गई। मेड माई पेन्स हिज प्रे मतलब पेन वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया है एडमंड स्पेंसर ने, क्योंकि उन्होंने बहुत फीलिंग्स डाल के या फिर बहुत प्यार से वो नाम लिखा था, लेकिन एक बेरहम शिकारी की तरह उस नाम को अपना प्रे बना के चली गई वेव्स। सेकेंड क्वाड्रेंट देखते हैं। वेन मैन सेड शी दैट डॉस्ट इन वेन ऐसे a moral thing so to immortalize, for I myself shall like to this decay and eke my name be wiped out likewise. सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी एलिजाबेथ बॉयल बात करती है। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखा है, वेन मैन सेड शी। अब तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब तक हमने देखा हमको ऐसा लगा सिर्फ और सिर्फ एडमंड स्पेंसर है बीच के किनारे बैठे, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको ये पता चलता है कि उनकी बिलवड भी उनके साथ बैठी है। तो एलिजाबेथ बॉयल कहती है वेन मैन सेड शी, उसने कहा बेवकूफ़ आदमी ये तुम क्या कर रहे हो, जो भी तुम मेहनत कर रहे हो वो सारी की सारी व्यर्थ है। जो तुम इतने प्यार से इतनी मेहनत से बार बार लगातार मेरा नाम उस रेत पे लिख रहे हो, तुम जितनी बार लिखोगे उतनी बार लहरें आएगी और मेरे नाम को मिटा के चली जाएगी। तो तुम जो ये मेहनत कर रहे हो वो सब व्यर्थ है। एक मॉर्टल थिंग को तुम क्यों इमॉर्टलाइज बनाने पे तुले हुए हो? जो चीज़ खत्म होने वाली है, जो चीज़ मरने वाली है, तुम उसको क्यों अमर बनाना चाहते हो? फॉर आई माई सेल्फ शैल लाइक टू दिस डीके, मैं भी एक दिन इसी तरीके से ख़त्म हो जाऊंगी और न सिर्फ मेरा नाम, मेरी अहमियत सब चला जाएगा। जिस तरीके से तुमने इतने प्यार से मेरा नाम जो रेत पे लिखा है, उसी तरीके से जिस तरीके से वो मिट गया है, उसी तरीके से मैं भी एक दिन इस दुनिया से मिट जाऊंगी और ना सिर्फ मैं, मेरा नाम भी इस दुनिया से मिट जाएगा। Not so, quod I.
Let baser things devise to die in dust, but you shall live by fame. अब इसके ऊपर एडमंड स्पेंसर क्या रिप्लाई करते हैं देखो. Let baser things devise to die in dust, but you shall live by fame. जो चीज़ें ख़त्म होने वाली है, जो चीज़ें मरने वाली है, जो चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, उनको डस्ट में मिल जाने दो, उनको मर जाने दो. लेकिन तुम एलिजाबेथ, तुम हमेशा अमर रहोगी. न सिर्फ तुम्हारा नाम हमेशा लिया जाएगा, तुम हमेशा ही फेमस लोगों में गिनी जाओगी. My verse, your virtues rare shall eternize, and in the heavens write your glorious name. सो एडमंड स्पेंसर कहते हैं कि तुम हमेशा फेमस रहोगी, तुम हमेशा अमर रहोगी. कैसे? मैं मेरी वर्सेस में, मेरी पोइट्रीज में, मेरे कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज में, या फिर मैं जो भी लिखता हूँ उसमें मैं हमेशा तुम्हारा नाम लिखूँगा, हमेशा तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम्हारी क्वालिटीज़ का जिक्र करूँगा, और इसी तरीके से तुम इमॉर्टलाइज हो जाओगी. शायद तुम मर जाओगी, लेकिन तुम्हारा नाम कभी इस दुनिया से नहीं मरेगा. क्यों? क्योंकि मैं मेरी पोइट्रीज़ में तुम्हारे नाम की छाप छोड़ जाऊंगा, तुम्हारी क्वालिटीज़ छोड़ जाऊंगा. तो जब जब मेरी पोइट्रीज़ लोग दोहराएंगे या फिर मेरी पोइट्रीज़ लोग पढ़ेंगे, तब तब वो देखेंगे कि एलिजाबेथ कौन थी, और इसी तरीके से तुम फेमस होगी. एंड इन द हेवेंस राइट योर ग्लोरियस नेम. हेवेंस का मतलब है सबसे ऊपर या सबसे ऊंचा या फिर सबसे महान या फिर जो बहुत सुपीरियर है. तुम ऐसे लोगों में गिनी जाओगी मेरी पोइट्रीज़ के थ्रू. Where when as death shall all the world subdue, our love shall live and later life renew. आगे एडमंड स्पेंसर कहते हैं कि जीने मरने का सिलसिला जारी रहेगा. लोग पैदा होंगे, अपनी उम्र जिएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि वो साधारण लोग हैं. लेकिन तुम और हमारा ये जो प्यार है वो हमेशा अमर रहेगा. शायद ये कभी मर भी जाए, लेकिन जो नई आने वाली पीढ़ी है, जो नए आने वाले जनरेशन्स है, जब जब मेरी पोइट्रीज़ पढ़ेंगे और जब जब मेरी पोइट्रीज़ में तुम्हारा और हमारे प्यार का जिक्र करेंगे, तब उस पल हमारा जो प्यार है फिर से रिन्यू होगा, फिर से ज़िंदा होगा. था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन एक प्यारे से सोनेट नंबर 75 का. इसके हम लोग थीम्स देख लेते हैं. इमॉर्टलिटी थ्रू आर्ट, ट्रांजिएंस वर्सेस परमानेंस एंड लव और मोर्टैलिटी. ये थे इसके थीम्स. आप थीम्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वो आपके आगे के पढ़ने में काम आए. स्ट्रक्चर और स्टाइल की अगर हम बात करें तो ये पोम स्पेंसेरियन सोनेट फॉर्म फॉलो करती है, जो एक स्पेसिफिक राइम स्कीम फॉलो करती है, जो है ABAB, BCBC, CD और EE. पे ओवरऑल मैसेज क्या दिया है एडमंड स्पेंसर ने? बेसिकली अगर हम देखें पूरा का पूरा सोनेट, तो एडमंड स्पेंसर माइट भी ये बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि ह्यूमन लाइफ या फिर लव या फिर अगर बोले ब्यूटी, ये टेम्पररी हो सकता है, लेकिन इसको अगर परमानेंट बनाया जाए, इसको अगर इमॉर्टल बनाया जाए तो बना सकते हैं आर्ट के थ्रू. जैसे कि एडमंड स्पेंसर ने बोला कि एलिजाबेथ माइट भी मर जाए कभी, ये तो है ही, लाइक ये वो मरेगी ही कभी ना कभी, लेकिन वो हमेशा अमर रहेगी, जिंदा रहेगी उनकी पोइट्री फॉर्म्स में. तो ऑल इन ऑल यही बताने की कोशिश की है कि इमॉर्टलिटी हासिल हो सकती है, हम उसको परमानेंट बना सकते हैं आर्ट के थ्रू. हमेशा की तरह मैंने इस सोनेट में से भी 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं. आपको सोनेट अच्छे से पता है तो आई बिलीव आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाओगे. सो द क्वेश्चंस आर लाइक, नंबर 1, what is the significance of the speaker writing his beloved's name in the sand, and how does this action symbolize the theme of transience in the sonnet? Question number 2, how does the beloved respond to the speaker's attempts to immortalize her name, and what does this reveal about her perspective on mortality and human efforts? Question number 3, in what way does the speaker believe his poetry can overcome the limitations of time and death, and how is this idea expressed in the concluding couplet? Question number 4, discuss the contrast between the natural elements such as the waves and tide and the power of art as depicted in the sonnet. How does this contrast contribute to the overall theme? Question number 5, how does Spenser use the dialogue between the speaker and his beloved to enhance the intimacy and emotional depth of the sonnet? Now let us see some literary devices. So सबसे पहले यूज़ किया गया है personification. उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे metaphor भी यूज़ किया गया है, symbolism and imagery.
हमेशा की तरह हम लोग कुछ MCQs देखते हैं सो दैट वो रिवीजन में हेल्प करेंगे, और न सिर्फ रिवीजन में हेल्प करेंगे, आपको UGC नेट के प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे. सो MCQ नंबर 1, what does the speaker do at the beginning of the sonnet? A. Writes a poem about his beloved. B. Writes his beloved's name in the sand. C. Engraves his beloved's name on a tree. D. Recites his beloved's name aloud. So the correct answer to this is B. Writes his beloved name in the sand. Question number 2. How does the beloved respond to the speaker's attempts to immortalize her name? A. She praises his efforts. B. She agrees that her name will live on forever. C. She dismisses it as a futile effort. D. She asks him to try writing her name again. So the correct answer to this is option number C. Question number 3. Which literary device is used when the tide is described as making the speaker's pains his prey? Metaphor. B. Simile. C. Personification. D. Alliteration. So what is the correct answer to this? Is option number C, personification. Question number 4. According to the speaker, how will his beloved achieve immortality? Option number A, by living a virtuous life. B, through the verses he writes about her. C, by being remembered by their descendants. D, through her own fame and deeds. So the correct answer is obviously through the verses he writes about her. And the final question is, what is the main theme of Sonnet 75? A. The inevitability of death. B. The fleeting nature of human efforts. C. The power of poetry to immortalize love. And D. The beauty of nature. So I want you guys to drop down the correct answer in the comment section. And अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो या फिर आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपको कुछ भी हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लिटरेचर लवर के साथ में या फिर लिटरेचर जो लोग पढ़ रहे हैं उनके साथ में मेरा चैनल प्लीज़ शेयर करिए. और अगर चैनल में कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं या फिर कोई चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज़ आपके जितने भी सजेशंस हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. बाय बाय.